देखेंगे रासायनिक अपक्षय। अब रासायनिक अपक्षय के लिए यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिया गया है। जैसे कि पहला एग्जाम्पल अब देखिए, एक ग्लास में थोड़ा सा जल लेना है और उसमें 2-3 खड़िया मतलब चौक के टुकड़े डालने हैं और उसका निरीक्षण आपको अगले दिन करना है। इसमें होने वाला परिवर्तन, अब आप इसे ज़रा घर पर देखिए करके कि उसमें जो आपने ग्लास में चौक डाला है तो जल के रंग में बदलाव आया। अब क्या हो सकता है इसका बदलाव कि चौक डाला है तो वो भी सफ़ेद हो जाएगा। खड़िया का क्या हुआ, अब चौक क्या हुआ, तुरंत तो नहीं घुलेगा, वो ठोस पदार्थ है तो उसने घुलने में समय लिया और वह जो है उसमें घुल गया। तो यह जो है क्रिया आप घर पे करके देख सकते हो। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है कि जैसे लोहे के कीलों को लेना है आपको और कॉटन के गीले कपड़ों में लपेट कर रखना है। 2 दिन के बाद कपड़ा खोलकर निरीक्षण कीजिए और निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कपड़ों पर दाग पड़े हैं। अब यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि कपड़ों पर लाल रंग के या कत्थई रंग के दाग पड़े रहेंगे। वे कौन से रंग के हैं, तो वह लाल या कत्थई जैसा वहाँ पे होगा उस तरह के रंग आपको दिखाई देंगे। वह दाग कपड़ों पर किस कारण पड़े हैं, अब वहाँ पे क्यों पड़ा है, क्योंकि हमारा कपड़ा जो था वो गीला था, नमी थी और नमी वाले स्थान पर ही रासायनिक प्रक्रिया होती है। इट मीन्स रासायनिक अपक्षय के कारण वहाँ पर दाग पड़े हैं। तो ये चीज़ें आप घर पे करके देख सकते हो। अब हम देखते हैं रासायनिक अपक्षय का भौगोलिक स्पष्टीकरण। उपरोक्त प्रयोग से रासायनिक अपक्षय में जल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये जो प्रयोग आपने देखा, दोनों प्रयोग में आपने देखा, जैसे चौक को आपने ग्लास में डाला, पानी में वह घुल गया। कील को आपने गीले कपड़े पे लपेट के रखा जिसके कारण उस पर कपड़ों पर निशान आ गए। तो ये सब में पानी जो है वह सबसे महत्वपूर्ण था। तो अर्थात रासायनिक अभिक्रिया के लिए पानी जो है वह सबसे महत्वपूर्ण है। चट्टान जो है हमारा इसी तरह से, जैसे ग्लास में पानी और यहाँ पे रुमाल जो है आपने यूज़ किया, तो उसी तरह से चट्टान हमारा जो है यह भी कई सारे खनिजों का मिश्रण है। कई सारे उसमें खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। और जल जो है यह जल वैश्विक द्रव्य समझा जाता है। मतलब वैश्विक द्रव्य मतलब जिसमें कोई भी पदार्थ घुल सकता है, इसलिए उसे जो है वैश्विक जल कहते हैं। तो पदार्थ घुलने से मिश्रण की द्रव्यता बढ़ जाती है। जब कोई भी पदार्थ आप पानी में मिलाते हो और वह उसमें घुल जाता है तो उससे उसकी पानी का द्रव्यमान जो है वह ज़्यादा हो जाता है, पानी हमारा भारी हो जाता है। और जल में सहजता से न घुलने वाले कुछ पदार्थ ऐसे मिश्रण में घुल जाते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो नहीं घुलते हैं, लेकिन घुलने में वह समय लेते हैं और वह आसानी से पानी में घुल जाते हैं, अपना रंग परिवर्तन दिखाते हैं। तो जिन प्रदेशों में वर्षा का प्रमाण अधिक होता है, जहाँ पर वर्षा अधिक होती है, वहाँ पर इस प्रकार की क्रिया होकर इस प्रकार की क्रिया दिखाई देती है। अब रासायनिक अपक्षय जो है उस पर 3 चीज़ों का अधिक प्रभाव दिखाई देता है, अर्थात निम्नानुसार होती है। जैसे कार्बनन की प्रक्रिया, द्रवीकरण विलयन की प्रक्रिया, और थर्ड है भस्मीकरण की प्रक्रिया। तो इस तरह से ये तीनों प्रक्रियाएं जो हैं रासायनिक अपक्षय को प्रभावित करती हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं कार्बनन की प्रक्रिया क्या है। कार्बनन वर्षा का जल बादलों से भूमि तक आने तक वातावरण में विचरण करता है। इट मीन्स हमारे वातावरण में वह चलता रहता है। विचरण करना मतलब चलता रहता है, घूमता रहता है। जो वर्षा का जल बादल से भूमि पर आता है, जब बारिश होती है तो वह क्या करता है, पानी जो वातावरण में जल विचरण करता है और उस समय
उसमें कार्बन डाइऑक्साइड वायु कुछ मात्रा में घुल जाते हैं। अब पानी में हर चीज़ घुलनशील होती है, तो उसी तरह से जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वायुमंडल में पाया जाता है वह उसके साथ मिल जाता है। इसलिए कहा जाता है कि एसिड वर्षा हो रही है। एसिड वर्षा इट मीन्स कि ये जो होता है ये इसी घुलन के कारण होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घुल जाता है। इससे हल्का कार्बम्ल तैयार होता है। कार्बम्ल कार्बन और अम्ल, उससे कार्बन और अम्ल को मिलाकर जो बना है वो हो गया आपका कार्बम्ल। ऐसे अम्ल में चूने के पत्थर जैसे पदार्थ सहजता से घुल जाते हैं। चूने का पत्थर जो आपका चूना होता है वह जो है आसानी से घुल जाता है। तो इस तरह से जैसे एग्जांपल दिया गया, जल इट मीन्स H2O, कार्बन डाइऑक्साइड इट मीन्स CO2 और दोनों को मिलाकर बना कार्बोनिक अम्ल। तो इसे ही जो है कार्बनन की प्रक्रिया कहते हैं। जिस तरह से आपने देखा चूने का पत्थर इट मीन्स आपका चौक हो गया कि चौक जो है वह पानी में घुल गया। अब वो पानी में क्यों घुल गया? इस कार्बनन की प्रक्रिया के कारण वह चौक जो है वह पानी में आसानी से घुल गया। दूसरा हम देखते हैं द्रवीकरण, विलयन। द्रवीकरण मतलब विलयन की प्रक्रिया। तो मूल चट्टानों में से कुछ खनिज, मूल चट्टानों से कुछ खनिज जो हैं जल में घुल जाते हैं और जल के साथ उसकी क्षारता, क्षारता मतलब उसमें जो नमक की मात्रा है, तो क्षारता से रासायनिक अपक्षय से चूने का पत्थर बन जाता है। जल के साथ बहकर उसकी क्षारता के कारण रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया होती है जिससे चूने का पत्थर बन जाता है। जैसे अहमदनगर जिले में वडगांव दरिया के चूने का पत्थर फिर से रासायनिक अपक्षय हुआ दिखाई देता है और उसी प्रकार से द्रवीकरण की क्रिया से चट्टानों का लवण घुलकर चट्टानें कमज़ोर बन जाती हैं। अब ये जो है ये द्रवीकरण, घुलन, विलयन की प्रक्रिया के कारण निर्मित हुआ है। अब अगला देखते हैं भस्मीकरण। अब भस्मीकरण किसे कहते हैं? जिन चट्टानों में लौह खनिज होते हैं उन चट्टानों पर यह क्रिया दिखाई देती है। जैसे रुमाल का एग्जाम्पल दिया था आपको, तो जहाँ पर लौह खनिज की मात्रा अधिक दिखाई देती है उन चट्टानों पर हमें भस्मीकरण की प्रक्रिया दिखाई देती है। चट्टानों के लौह का जल से संपर्क होने पर लौह और खनिज ऑक्सीजन से रासायनिक क्रिया हो जाती है और लौह पर जंग आती है। उसी कारण चट्टानों पर कत्थई रंग की परतें तैयार होती हैं। जिस तरह से आपको यहाँ पर एग्जाम्पल में दिख रहा है कि इसे हमने गीला रुमाल रखा था और कील का निशान जो है 2 दिन के बाद खोलने पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो उसी तरह से अब यहाँ पे ऑक्सीजन का और लोहे का दोनों का संपर्क हुआ, दोनों में रासायनिक अभिक्रिया हुई जिसके कारण वहाँ पे कत्थई रंग दिखाई देता है। तो ऐसी क्रिया अधिक वर्षा वाले प्रदेशों में चट्टानों के साथ होती है। जैसे ये रुमाल का एग्जाम्पल था, तो ऐसी ही क्रिया हमें चट्टानों पर दिखाई देती है। उपरोक्त प्रक्रिया के अलावा रासायनिक अपक्षय की कुछ और प्रक्रियाएं होती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए है कि वर्षा ऋतु में अगर आप नमक, घर का रखा हुआ नमक को हाथ लगाते हो तो देखते हो कि उसमें से पानी जैसा निकलता है। काट कर रखे हुए सेब पर आप देखते हो लाल रंग का आना।